देखा होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1967 तक हिंदुस्तान में केंद्र में और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सत्ता थी, इसीलिए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन 67 के चुनाव के बाद में क्या हुआ, कांग्रेस की ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और बड़ी थोड़े से मत से वो कांग्रेस को बहुमत मिला और बहुत सारे राज्यों में केंद्र से कांग्रेस से अलग दूसरी पार्टियां सरकार में आई। ठीक है, इसके कारण से अब सेंटर और स्टेट में तनाव बढ़ने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो संविधान है उसमें पार्टीशन के हालात को देखते हुए केंद्र को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान किया गया, खास करके फिनेंशियल मैटर्स में और बहुत सारे अन्य दिगर मामले में। ठीक है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने देखा कि हिंदुस्तान में शुरू से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, सेंट्रीपिटल, जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको सेंट्रीपिटल बल कहते हैं और जो केंद्र से बाहर बल जाता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बल कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जब भी केंद्र कमजोर होती है तो दूसरे जो राज्य या अन्य इकाइयां जो हैं वो अपना सिर उठा लेती है और केंद्र से अलग होने की कोशिश करने लगती है। तो आपने मुगलों के समय में भी देखा, सल्तनत पीरियड में भी देखा, उसके पहले गुप्त पीरियड के डायनेस्टी खत्म होने के बाद में देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, ये भी आपने देखा। तो पूरा हिंदुस्तान का इतिहास यही बताता है। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि केंद्र को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया। अब जब राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार आई और कम्युनिस्टों की सरकार 77 में आई, डीएमके की सरकार 1969 में वहाँ तमिलनाडु में आई, जो कांग्रेस को सत्ता से हटा करके खुद मेजोरिटी प्राप्त किया डीएमके ने। तो इस तरह से आप देखते हैं यूपी में, बिहार में सम्मिश्र सरकारें बनी, मध्य प्रदेश में सम्मिश्र सरकार बनी। तो अब क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट में तनाव बढ़ने लगा और यह तनाव का मुख्य कारण क्या था, पहला मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है जो केंद्र जो अपनाता है उस पर केंद्र और राज्य में विवाद था। होना तो ये चाहिए कि जिस राज्य के आप राज्यपाल बना रहे हैं वहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी परामर्श लीजिए, लेकिन केंद्र इस मामले में राज्यों से बिना पूछे, बिना उनसे सलाह मशविरा किए स्वतः अपने पार्टी के जैसे जिस केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, मान लो कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार है, तो वो अपने दल के जो एक्टिव मेंबर हैं उनको राज्यों में राज्यपाल के रूप में उनको नियुक्त कर दिया। दूसरा, इम्पोजिशन ऑफ, जबरन राज्यों में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का रूल धारा 356 लगा देना, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं कि जब से संविधान लागू हुआ है 100 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल और 356 का उपयोग किया गया है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो प्रोविजन हम डाल रहे हैं वो डेड लेटर के रूप में काम करेगा, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं होगा और ये बहुत ही विकट परिस्थिति में इस धारा का उपयोग किया जाएगा। लेकिन बाद के नेताओं ने क्या किया, सत्ताधीशों ने इसका खुल्लम खुल्ला इसका बेजा इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये भी सेंटर और केंद्र में विवाद के कारण बने। तीसरा, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, मैंने इसके पूर्व में वीडियो में आपको क्या बताया था कि केंद्र के पास में और राज्य के पास में दोनों को कर लगाने का पावर है, अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, लेकिन जो केंद्र को जो टैक्सेज या जो करों को उगाही करने का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब लचीला। अब जैसे कि एक उदाहरण है, मान लीजिए कि देश में इकोनॉमिक बूम हो गया और देश जबरदस्त रूप से एक्सपोर्ट करने लगा, अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है वो, और उससे एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ, वो कस्टम ड्यूटी लगाएगा,
कस्टम का पैसा किसके पास आता है? केंद्र के पास है। या कोई सामान मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा, तो उस पर भी वो टैक्स लगाता है जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, उसमें पैसा किसके पास जाएगा? दूसरा, आपको मैंने कहा था एक्साइज ड्यूटी, जब कोई सामान बनता है तो बनने के बाद में जब मार्केट में जाता है तो उसके पहले जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है प्लस एक्साइज ड्यूटी दोनों को मिला करके उसके बाद में मार्केट प्राइस निर्धारित होता है, ठीक है। तो वहां पर एक्साइज ड्यूटी किसको प्राप्त हो रहा है? केंद्र को मिल रहा है। लेकिन एक फैक्ट्री के निर्माण में राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि अगर राज्य का जमीन आप लेंगे सबसे पहले, उसके बाद में रोड का विकास किया जाएगा, राज्य भी करेगा विकास, बिजली प्रदाय करने की व्यवस्था राज्य करेगा, मजदूरों की व्यवस्था करेगा। अगर मजदूर और मैनेजमेंट में झगड़े होंगे तो उसको, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उसकी पुलिस जो है वो रात दिन वहां पर काम करेगी। तो बहुत सारे लायबिलिटी क्या हैं? राज्यों पर है। लेकिन जब मुनाफा की बात आई तो किसके पास है? केंद्र के पास। तो ये जो है, और दूसरी बात, राज्यों का जो सबसे बड़ा जो शेयर है टैक्स में वो है लैंड रेवेन्यू। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि लैंड, जब देश आजाद हुआ था तो 36-37 करोड़ देश की आबादी थी। अभी कितना हो गया? 130 करोड़ हो गया। तो लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है। जिस व्यक्ति को आज से 70-72 साल पहले 100 एकड़ जमीन होता था, आज उसके 4 पुश्त बीतने के बाद में मुश्किल से 4 एकड़ जमीन है। तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब राज्यों ने क्या किया? चूंकि उन्हें चुनाव जीतना होता है तो लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये जो मेजर चैंक है, और दूसरा सेल टैक्स, ये दो जो इंपॉर्टेंट हैं आइटम, ये सबसे बड़े राज्यों के स्रोत हैं। अब लैंड रेवेन्यू क्या है? वो डेड लेटर हो गया है। कोई राज्य सरकार लैंड रेवेन्यू के जो दर है उसको रिवाइज करना नहीं चाहता है। क्यों? उसको डर लगता है कि कहीं हमारी सरकार ना पलट जाए, अगली बार हम सरकार में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कलेक्टर का जो बेसिक काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, उसी से वर्ड निकला कलेक्टर, ऐसा व्यक्ति जो लैंड रेवेन्यू जमा करता है, ठीक है। लेकिन आज बेसिकली लैंड रेवेन्यू का काम वो नहीं करता है। लैंड रेवेन्यू तो पूरे जो जितने राज्य में जो भी लैंड है उस सारे लैंड का अनेक प्रकार का वेरिएंट होता है। कोई बहुत ज्यादा इरिगेटेड, मान लो लैंड क्या होगा? इरिगेटेड लैंड होगा, दूसरा अनइरिगेटेड लैंड होगा, असिंचित भूमि। इरिगेटेड लैंड से मतलब क्या है? जहां पर राज्य सरकार ने कैनाल चलाई हुई है या ट्यूबवेल गाड़ा हुआ है, उसको सिंचित भूमि कहते हैं। आप हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी में आज मैं सुबह खुद सुन रहा था, आप उसको सुनिए। इरिगेटेड लैंड, उसके लिए दर अलग होंगे। जो अनइरिगेटेड लैंड का जो लैंड रेवेन्यू अलग होगा। जो भीठा जमीन है, जो ऊंचा जमीन है, ऊंचा जमीन है जिसमें कि एक फसल ज्यादा नहीं हो सकती, उसके रेवेन्यू अलग निर्धारित होंगे। जो बाग है, उद्यान है, जो आम के बगीचे हैं, उसके भी रेवेन्यू अलग होंगे। तो सबके अलग अलग रेवेन्यू हैं और उसको समय समय पर मॉडिफाई करना होता है, संशोधित करना होता है। तो राज्य सरकार कर रही है क्या? नहीं कर रही है। अभी हम लोग 20-25 साल से तो कभी लैंड रेवेन्यू दिए ही नहीं, मैंने खुद नहीं दिया है। तो नहीं, वो तो राज्य सरकार ही करेगी। केंद्र सरकार जाती है, क्योंकि उनकी सरकार, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं वहां, तो उन्होंने, उनकी सरकार है ना वहां बीजेपी की, आसाम में। हाँ, तो जमीन बांटने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार के पास है ना लैंड। और जो आपको मैंने जो लिस्ट बताई हुई है 7 शेड्यूल में, उसमें लैंड किसके पास है? केवल दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है या जो दूसरे जो यूनियन टेरिटरी हैं, वहां पर तो केंद्र सरकार का सीधे दखल है। ये राज्यों की बात मैं कर रहा हूं। राज्य में जो लैंड जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये फिनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑन सेंटर, ये तीसरा विवाद का कारण है। एक और है इंक्रोचमेंट ऑफ। अब आपको मैंने पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शन, उसमें देखिएगा मेरा वीडियो, अगर नहीं पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या आर्टिकल 249 क्या बताता है? 249, 250, ये पढ़िएगा आर्टिकल। इसमें जो जैसे कि इंक्रोचमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, आपको मालूम है कि 7 शेड्यूल में
राज्यों के लिए अलग लिस्ट बनाए गए हैं, केंद्र के लिए अलग लिस्ट है, और कंकरेंट मतलब समवर्ती सूची अलग है। अब देश में संविधान लागू होने के बाद में बहुत सारे आइटम जो स्टेट लिस्ट में थे वो क्या हो गए, कंकरेंट लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एजुकेशन, शिक्षा, अब ये जब देश में संविधान लागू हुआ था शिक्षा का, तो ये कहाँ था, स्टेट लिस्ट में। अब ये कहाँ चला गया, समवर्ती सूची में। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर कि पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट को कम करते हुए, उस पर अतिक्रमण करते हुए उसको समवर्ती या केंद्रीय सूची में डाल रखा है। तो इससे भी विवाद उत्पन्न हुए हैं। और इसके अलावा राज्यों को इस बात का बहुत ज्यादा तकलीफ है कि ऑल इंडिया सर्विसेज यहां क्यों है। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विसें ऑल इंडिया सर्विस है। ये करते तो राज्य में काम, ठीक है, लेकिन इनका जो सर्विस कंडीशन तय कौन करता है, केंद्र सरकार। तो राज्यों को इस बात की तकलीफ है कि उनका कहना है कि या एक सर्विसेज 2 करिए, एक सेंट्रल सर्विसेज करिए जैसे इनकम टैक्स है, और जैसे कस्टम सर्विसेज या एक्साइज सर्विसेज है या रेलवे सर्विसेज है, तो ये सब सेंट्रल सर्विसेज हैं। या तो एक सेंट्रल सर्विसेज करिए और दूसरा स्टेट सर्विसेज करिए। स्टेट सर्विसेज में जैसे एसडीएम आता है, डीएसपी आता है, ये सब अब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके लिए आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 2 प्रकार की सर्विस होनी चाहिए। पहला एक सेंट्रल सर्विसेज और दूसरा स्टेट सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज को मिटाओ, खत्म करिए आप। ये विवाद इसलिए है, उनको डर इस बात का रहता है कि ये चूंकि केंद्र सरकार के नौकर हैं, तो राज्यों में क्या क्या हो रहा है ये सारा जानकारी जो है वो केंद्र सरकार को मिलता रहता है। दे आर नॉट लॉयल टू अस। हालांकि वो राज्य में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, माने उनका ये एक शंका है कि बड़े बड़े पदों पर, राज्यों के जितने भी बड़े पद हैं वहां पर कौन बैठा हुआ है, आईएएस बैठा हुआ है, आईपीएस बैठा हुआ है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो नौकर किसके हैं, उनका सर्विस कंडीशन कौन तय कर रहा है, भारत सरकार। ठीक है, वो जो ये पावर जो है वो राज्य केंद्र सरकार के पास में बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसी से भयभीत होकर के राज्य सरकारों का ये कहना है कि इसको आप खत्म करिए। ठीक है, तो बहुत सारे इसके पहले वीडियो में आपको पूरे डिटेल में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में जो तनाव के कारण है उसके बारे में हमने बताए हैं, उसको आप जरूर पढ़िए। अब दोस्तों आपको पूछा जाएगा, ये तो आपने बैकग्राउंड में लिखा, ये सारे पॉइंट्स आपने बैकग्राउंड में लिखेंगे कि ये सेंटर और स्टेट में तनाव के बैकग्राउंड क्या है, कारण क्या क्या है। अब आपसे क्वेश्चन जो मूल जो क्वेश्चन है पूछा क्या है, हाउ टू इंप्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसके लिए आप राज्य और केंद्र में जो संबंध है उसमें बेहतर कैसे लाया जाए, इसके लिए आप क्या क्या लिखेंगे, ये सारे बैकग्राउंड में आपको लिखने होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हेडेड बाय मोरारजी देसाई इन 1966। ठीक है, उसके बाद राजा मन्नार कमेटी, ये डीएमके गवर्नमेंट ने स्थापित किया था 1969 में। उसके बाद में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1969, इसके बाद 1973 में ये अकाली गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास किया था। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977 में जब कम्युनिस्टों की सरकार वेस्ट बंगाल में आई तो उन्होंने एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया था केंद्र सरकार को। और इसके बाद में भारत सरकार ने सरकारिया कमीशन 1983 में गठन किया। उसके बाद में फिर पुंछी कमीशन 2007 में भारत सरकार ने गठित किया। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।